नमस्कार साथियों, आर्यन ऑल एग्जाम नोट्स में मैं राम नरेश मिश्र आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आप सभी के लिए बाल विकास एवं अध्यापन विद्या से जुड़े प्रश्नों को लेकर उपस्थित हूं, जो अक्सर परीक्षाओं में कई बार पूछे जाते रहे हैं। और इस बार 2021 टेट जो 31 जनवरी को होने जा रही है, उसमें पूरी संभावना है कि ऐसे प्रश्न आपको जरूर आएंगे। तो आप इन प्रश्नों को अच्छे से देख लें और आइए हम अपने वीडियो की शुरुआत करते हैं। और यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों में शेयर करें, लाइक करें। तो आपका ज़्यादा समय न गंवाते हुए आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, अध्यापन विद्या एक प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे जो भी छात्र अध्यापक बनने जा रहे हैं, उनमें इन सभी का ज्ञान होना बहुत आवश्यक है। यदि एक अध्यापक विद्यार्थी के बारे में सही से नहीं जान सकेगा तो वह विद्यार्थी को पढ़ा नहीं सकता। इन्हीं सब कारणों से विद्यार्थी के लिए ज्ञान बताने के लिए अध्यापक को ज्ञान आवश्यक है, जिससे उन बच्चों की पढ़ाई सुगमता से हो सके। आइए हम सब अपने प्रश्नों की शुरुआत करें। प्रश्न 1 है, छोटे बच्चों को गृह कार्य आप कैसे देंगे? यहाँ 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो सही ऑप्शन यहाँ पर ए है, उनकी डायरी में लिख देंगे। तो छोटे बच्चों को गृह कार्य देने के लिए हमें उनकी डायरी में लिखना चाहिए, न कि श्यामपट्ट पर लिखना चाहिए, या कहें हम कि बच्चे नोट कर लो, या बोलकर उन्हें लिखा दें, या उनको ज़बानी बता दें। ऐसा करने से बच्चे भूल जाएंगे। अतः सही ऑप्शन हमारा ए है। प्रश्न 2, लॉर्ड मैकाले ने शिक्षा संबंधी अपनी सिफारिश कब की थी? लॉर्ड मैकाले ने शिक्षा के संबंध में अपनी सिफारिशें पेश की थी, जिससे सरकार उन सिफारिशों को मानकर नई शिक्षा नीति जारी की। और यह यहाँ दिए गए वर्षों में से सही हमारा ऑप्शन बी है, 1835 में। लॉर्ड मैकाले ने शिक्षा संबंधी अपनी सिफारिशें सरकार को 1835 में दी थी, और उस समय अंग्रेजों का देश में शासन था और कंपनी उस समय शासन कर रही थी। प्रश्न 3, एक प्रभावी अध्यापक के लिए आवश्यक नहीं मानते हैं। तो किस चीज को नहीं मानते हैं? प्रश्न 3 में हमारा ऑप्शन ए सही है, केवल दंड देने वाला हो। कोई भी प्रभावी अध्यापक वह नहीं हो सकता कि जो केवल दंड देता हो, बल्कि ऐसा अध्यापक उचित हो सकता है जो विषय को रोचक बनाता हो, सृजनशील हो और वह उत्तम वक्ता हो, ठीक ढंग से बातें करता हो। प्रश्न 4, आधुनिक अनुशासन का मौलिक दर्शन है। तो यहाँ ऑप्शन हमारा सी सही है, स्वस्थ मार्गदर्शन एवं परामर्श। आधुनिक अनुशासन का मौलिक दर्शन स्वस्थ मार्गदर्शन है और परामर्श है। जब व्यक्तियों को हम उचित ढंग से दिशा निर्देश देंगे और उन्हें परामर्श देंगे तो अनुशासन उचित ढंग से बन जाएगा। प्रश्न 5, एक अध्यापक के लिए निम्न में से सबसे कठिन काम क्या हो सकता है? तो यहाँ दिए गए ऑप्शनों में से सही ऑप्शन डी है, छात्रों के असामाजिक व्यवहार को सुधारना। एक अध्यापक के लिए सबसे कठिन काम छात्रों के असामाजिक व्यवहार को सुधारना ही है। अध्यापक तो अपने शिक्षण को सुधार लेगा, सहायक शिक्षण सामग्री भी तैयार कर लेगा और अपने साथ अध्यापकों से अच्छे संबंध भी बना लेगा, किंतु छात्रों के जो गलत व्यवहार हैं उनको सुधारना एक अपने आप में बहुत कठिन काम है। प्रश्न 6, शिक्षकों को
प्रश्नों का निर्माण करना चाहिए। तो कैसे करना चाहिए? यहां दिया गया ऑप्शन ए सही है, स्वयं से। शिक्षकों को प्रश्नों का निर्माण अपने आप करना चाहिए, दूसरों से नहीं कराना चाहिए, छात्रों से भी नहीं कराना चाहिए। जो अध्यापक बच्चों को पढ़ा रहा है उन्हीं पढ़ाई हुई बातों से अपने द्वारा प्रश्नों को बनाना चाहिए। प्रश्न 7, शिक्षण कौशलों का विकास किया जाता है। तो कैसे किया जाता है? यहां दिया गया ऑप्शन सी सही है, सूक्ष्म शिक्षण द्वारा। शिक्षण कौशलों का यदि हमें विकास करना है तो छोटी से छोटी बातों को भी बच्चों को समझाना चाहिए, जिससे बच्चों को अच्छे से समझ में आ जाए और वे एक कुशल विद्यार्थी बन सकें और उनका विकास हो सके। प्रश्न 8, मध्यकाल में प्रारंभिक शिक्षा के केंद्र थे। तो हम आप सभी जानते हैं, यहां दिया गया ऑप्शन बी सही है, मकतब। मध्यकाल में प्रारंभिक शिक्षा का केंद्र मकतब था, जहां छोटे बच्चों को शिक्षा प्रदान की जाती थी। प्रश्न 9, विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों को कहते हैं। तो क्या कहते हैं? इसे दिया गया यहां ऑप्शन ए सही है, अपवादी बच्चे। विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों को हम अपवादी बच्चे कहते हैं। इन्हें पढ़ाना बहुत मुश्किल होता है और इन बच्चों को एक विशेष ढंग से पढ़ाया जाता है। प्रश्न 10, परामर्श का अभिप्राय है दो व्यक्तियों का संपर्क जिसमें एक व्यक्ति को किसी प्रकार की सहायता दी जाती है। यह कथन है। इस बात को किसने कहा था? तो यहां दिए गए ऑप्शनों में सही ऑप्शन ए है, मायर्स का। परामर्श का अभिप्राय दो व्यक्तियों का संपर्क जिसमें एक व्यक्ति को किसी प्रकार की सहायता दी जाती है, यह बात मायर्स ने की थी। प्रश्न 11, पूर्व प्राथमिक शिक्षा संबंधित है। तो पूर्व प्राथमिक शिक्षा किससे संबंधित है? यहां उम्र दिए गए हैं। सही ऑप्शन हमारा बी है, 3 से 6 वर्ष तक के बच्चों के लिए। पूर्व प्राथमिक शिक्षा 3 वर्ष से 6 वर्ष तक के बच्चों के लिए प्रदान की जाती है। प्रश्न 12, मूल्यांकन होता है। तो मूल्यांकन क्या होता है? यहां दिया गया हमारा ऑप्शन ए सही है, निदानात्मक। जब हम समस्याओं का निदान कर देते हैं तो यह माना जाता है कि हमने उसका सही मूल्यांकन किया है। प्रश्न 13, आरटीई अधिनियम 2009 के अनुसार मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा होनी चाहिए। तो यहां दिए गए ऑप्शनों में से सही ऑप्शन ए है, 6 से 14 वर्ष के बालकों हेतु। आरटीई अधिनियम 2009 में यह बात की गई थी कि प्रत्येक बच्चे को मुफ्त में अनिवार्य शिक्षा दी जानी चाहिए जिनकी उम्र 6 से 14 वर्ष के बीच हो। प्रश्न 14, शैक्षणिक उद्देश्यों का वर्गीकरण संबंधित है। तो यहां दिया गया ऑप्शन डी सही है, उपर्युक्त सभी। शैक्षणिक उद्देश्यों का वर्गीकरण ज्ञानात्मक उद्देश्य से भी संबंधित है, भावात्मक उद्देश्य से भी संबंधित है और क्रियात्मक उद्देश्य से भी संबंधित है। प्रश्न 15, निचली कक्षा में शिक्षण की खेल पद्धति मूल रूप से आधारित है। तो यहां दिया गया ऑप्शन ए सही है, विकास समृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर। विकास समृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर निचली कक्षा में शिक्षण की खेल पद्धति आधारित है। प्रश्न 16, निम्नलिखित में से क्या शारीरिक विकास एवं वृद्धि का परिणाम है? तो ऐसी कौन सी बात है जो इसके परिणाम है? तो यहां दिया गया ऑप्शन बी सही है, परिपक्वता। परिपक्वता तभी आती है जब व्यक्ति का शारीरिक विकास हो
और उसकी वृद्धि हो। बिना शारीरिक विकास और वृद्धि के व्यक्ति में परिपक्वता का समावेश नहीं हो पाता। प्रश्न 17, अधिगम के प्रभावी कारकों में से कौन सा नहीं है? अधिगम मतलब सीखना होता है। यहां दिया गया हमारा ऑप्शन डी सही है, आनुवांशिकता। अधिगम के प्रभावी कारकों में से आनुवांशिकता का कोई संबंध नहीं है, क्योंकि सीखना एक इच्छा पर निर्भर करता है, किसी की प्रेरणा पर निर्भर करता है और वातावरण पर भी निर्भर करता है। व्यक्ति इच्छा, प्रेरणा और वातावरण से ही सीख सकता है। प्रश्न 18, कोहल वर्ग के अनुसार सही और गलत के प्रश्न के बारे में निर्णय लेने में शामिल चिंतन प्रक्रिया को कहा जाता है। तो यहाँ दिया गया ऑप्शन ए सही है, नैतिक दुविधा। कोहल वर्ग ने कहा है कि सही और गलत के प्रश्न के बारे में निर्णय लेने में हम नैतिक दुविधा का सामना करते हैं जब हमारा चिंतन चालू रहता है और हम इस प्रक्रिया को समझ नहीं पाते कि क्या सही है और क्या सही नहीं है। जब आदर्श एक नैतिक हो तो दुविधा में हम पड़ सकते हैं। प्रश्न 19, अंतर्दृष्टि सिद्धांत के प्रतिपादक थे। तो यहां दिया गया ऑप्शन डी सही है, कोहलर। अंतर्दृष्टि सिद्धांत के प्रतिपादक कोहलर को माना जाता है। प्रश्न 20, निम्न में से कौन सा विशिष्ट अधिगम विकलांगता का उदाहरण है? तो यहां दिया गया ऑप्शन बी सही है, डिसलेक्सिया, अर्थात पढ़ने की क्षमता। डिसलेक्सिया माने पढ़ने की क्षमता। तो पढ़ने की क्षमता विशिष्ट अधिगम विकलांगता का उदाहरण है। यदि पढ़ने की क्षमता उचित है तो हम अच्छे और बन सकते हैं, और पढ़ने की क्षमता ठीक नहीं है तो सीखने में विकलांगता पैदा हो सकती है। प्रश्न 21, निम्न कक्षाओं में शिक्षण की खेल विधि आधारित है। तो यहां दिया गया ऑप्शन सी सही है, विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर। शिक्षण की खेल विधि विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर आधारित है। प्रश्न 22, अभिप्रेरणा का वर्गीकरण होता है। तो यहां दिया गया ऑप्शन सी सही है, जन्मजात तथा अर्जित। हमें जो अभिप्रेरणा मिलती है वह हमारी जन्मजात हो सकती है या फिर अर्जित की जा सकती है। प्रश्न 23, निम्न में से कौन सा ब्रूनर के सिद्धांत में नहीं है? तो यहां दिया गया ऑप्शन डी सही है, ज्ञान की अपर्याप्तता की जांच। ब्रूनर के सिद्धांत में ज्ञान की अपर्याप्तता की जांच नहीं है, बल्कि नवीन ज्ञान अथवा सूचना का ग्रहण करना, अर्जित ज्ञान का रूपांतरण और ज्ञान की पर्याप्तता की जांच ब्रूनर के सिद्धांत में सम्मिलित है। प्रश्न 24, निम्नलिखित में से कौन सा कारक सीखने के अंतर्दृष्टि सिद्धांत को प्रभावित करने वाला नहीं है? तो यहाँ दिए गए ऑप्शनों में से सही ऑप्शन बी है, व्यक्तित्व। व्यक्तित्व एक ऐसा प्रभावित करने वाला कारक नहीं है, बल्कि बुद्धि, प्रत्यक्षीकरण और अनुभव सीखने के अंतर्दृष्टि सिद्धांत को प्रभावित करने वाला कारक है। प्रश्न 25, थॉर्नडाइक का सिद्धांत जाना जाता है। तो यहां दिए गए ऑप्शनों में सही ऑप्शन सी है, संयोजनवाद। थॉर्नडाइक के सिद्धांत को संयोजनवाद के नाम से भी जाना जाता है। प्रश्न 26, 5 अक्टूबर 2018 को वर्ष 2018 का शांति का नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किए जाने की घोषणा की गई? तो यहां दिए गए ऑप्शनों में से सही ऑप्शन बी है, डेनिस मुक्वेगे एवं नादिया मुराद। डेनिस मुक्वेगे एवं नादिया मुराद को 5 अक्टूबर 2018 का
2018 ईस्वी का शांति का नोबेल पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की गई है। प्रश्न 27, व्याख्यान युक्ति में छात्र श्रोता बने रहते हैं, तो कैसे बने रहते हैं? यहाँ दिया गया ऑप्शन बी सही है, निष्क्रिय। व्याख्यान युक्ति में छात्र श्रोता निष्क्रिय बने रहते हैं, वे शांति से बातों को सुनते हैं, क्रिया प्रतिक्रिया नहीं करते हैं और एकदम शांत रहते हैं। प्रश्न 28, शाब्दिक माध्यम से कही गई बातों को श्यामपट्ट पर लिखने से छात्रों को मिलता है, तो छात्रों को क्या मिलता है? यहां दिया गया ऑप्शन सी सही है, पुनर्बलन। श्यामपट्ट पर लिखी गई बातों से बच्चों को पुनर्बलन की प्राप्ति होती है, उनके अंदर ज्ञान का विस्तार होता है और शब्दों के माध्यम से वे बातों को सीखते हैं। प्रश्न 29, मध्यकालीन शिक्षा में विशेष बल दिया जाता था, तो मध्यकालीन शिक्षा पर विशेष में किस पर बल दिया जाता था? यहाँ सही ऑप्शन ए है, व्यवहारिकता पर। मध्यकालीन शिक्षा में व्यवहारिकता पर विशेष ध्यान दिया जाता था। लोग व्यवहारिक होते थे, एक दूसरे की भावनाओं का कद्र करते थे और एक दूसरे की दिनचर्या को भी ध्यान में रखते थे। तो अगला यहाँ लास्ट प्रश्न है, प्रश्न नंबर 30, दृष्टिबाधित बालकों के लिए लिपि का प्रयोग करते हैं। ऐसे बालक जिनकी आंखें नहीं दिखाई देती, कमजोर होती हैं, ऐसे बालकों को कैसी लिपि का प्रयोग किया जाता है? तो यहाँ दिया गया ऑप्शन बी सही है, ब्रेल लिपि। दृष्टिबाधित बालकों को ब्रेल लिपि का प्रयोग किया जाता है। ब्रेल लिपि के माध्यम से वे बालक अपने अक्षरों को पहचान लेते हैं और अंधा होना उनके लिए कोई बड़ा अभिशाप नहीं होता, बल्कि अंधे होने पर भी वे अपने को जीवन में अच्छा बना लेते हैं। बच्चों, आज मैं आप सभी के लिए 2 प्रश्न भी दिया हूं। इन प्रश्नों के उत्तर हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और यदि प्रश्नों को समझने में दिक्कत पैदा होती है तो वीडियो को पुनः अच्छे से देखें, समझें। पहला प्रश्न है, व्याख्यान युक्ति में छात्र श्रोता की प्रक्रिया क्या होती है? और प्रश्न 2, अंतर्दृष्टि सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? तो इन सभी प्रश्नों के उत्तर अच्छे से याद कर लें। आपके लिए ये सारे प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण हैं और यदि आप हमारे चैनल पर एकदम नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों में शेयर करें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा हमारा उत्साहवर्धन करें, जिससे आपके लिए नियमित ढंग से वीडियो हम बनाते रहें और अच्छी जानकारी दें और आप नियमित ढंग से अपनी पढ़ाई करते रहें। निश्चित आप परीक्षा में सफल होंगे। आप अपनी तैयारी सकुशल ठीक ढंग से करें और हम आपके लिए एक नए वीडियो के साथ शीघ्र उपस्थित होंगे। शुक्रिया, थैंक यू, धन्यवाद।